सीपीयू विद लार्ज रजिस्टर भी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जो है लोगों ने लास्ट क्लास में सीपीयू विद लार्ज रजिस्टर किया था। सिस्क और रिस्क उसके पहले कर चुके हैं हम लोग। और अब जो है हम लोगों के पास जो करना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम करना है। मल्टी प्रोसेसर जो है वो हम लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे याद रहता है। आप लोग शायद पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद क्लास में क्या चल रहा है ध्यान में रखिए भाई आप लोग। देखिए मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों को मल्टी प्रोसेसर, है ना? सब लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आप लोगों को? शेयर कर दिया है मैंने। दिख रहा है सर। चलिए दिख रहा है सर। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है वो अब ध्यान दीजिए। मल्टी प्रोसेसर होता क्या है? तो जब हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग की बातें करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग में ये ध्यान में देना है कि जो आपका मल्टी प्रोसेसर होता है वो एक से ज्यादा सीपीयू, मतलब क्या है एक से ज्यादा सीपीयू। एक से ज्यादा सीपीयू का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एक ही प्रोसेसर में अगर डिफरेंट सीपीयू लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली एक ही प्रोसेसर में अगर ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर अगर बढ़ा दी जाएगी तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो उसी को हम लोग मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मल्टी प्रोसेसर है। इसमें जो आप लोगों को मैं यहाँ पर ये भी दे दे रहा हूँ, नोट्स भी इसमें से आप बना सकते हैं। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो थोड़ा ध्यान दे करके नोट्स वगैरह सब बना करके रेडी रखिए आप लोग। ये देखिए, अ मल्टी प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम विथ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। क्या है? मल्टी प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम। कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम है मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम जो कि दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो है ये काम में आता है। आपका दो या दो से अधिक कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेसर है उसकी जो कैपेसिटी है वो दोगुनी हो जाती है या तीन गुनी हो जाती है। तो वो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोग किस तरीके से प्रोसेसिंग को बढ़ाते हैं, और प्रोसेसिंग स्पीड उसी तरीके से बढ़ती है जितना ज़्यादा प्रोसेसर हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो उस हिसाब से पूरी की पूरी मशीनरी कंपोनेंट भी बदल जाती है। जैसे कि अगर आप प्रोसेसर बढ़ा रहे हैं तो प्रोसेसर जब आप बढ़ाएंगे तो जिस हिसाब से आप प्रोसेसर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपका प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ेगा, और आपका उसी हिसाब से मेमोरी बढ़ जाएगा, मतलब रैम भी उतना ही चाहिए होगा। तो सारी चीज़ें कंपैटिबल होनी चाहिए। आपका जो डेटा ट्रांसफरेंस टेक्निक है वो भी बढ़ जाएगा, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो सब कुछ बढ़ाने के लिए जो है सारा चीज कंपैटिबिलिटी देखना पड़ता है कि अगर रैम हमने 1 GB रखा और हमने मल्टी कोर प्रोसेसर लगा दिया तो वो काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। रैम भी उसी हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। रैम भी 4 GB, 1 GB की जगह 4 GB, 2 GB या 4 GB हम लोगों को रखना पड़ेगा, ताकि जो रैम है वो क्या हो, वो आपका ज्यादा जल्दी प्रोसेसिंग करने में हमारी मदद कर सके। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है। मल्टी प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम विथ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विथ ईच वन शेयरिंग द कॉमन मेन मेमोरी, जो कि सभी के लिए एक सिंगल मेन मेमोरी को ही हम लोग जो है उस पर ही काम करते हैं। एज वेल एज द पेरिफेरल्स, जितने भी मेन मेमोरी हैं वो, और एज वेल एज द पेरिफेरल्स, कहने का मतलब कि जो पेरिफेरल्स होते हैं, जो पेरिफेरल्स हैं उसको भी हम लोग जो है कर पाएंगे। तो जितने भी पेरिफेरल्स, जैसे कि आपका मैंने बताया रैम होते हैं, फिर आपका मैंने बताया हार्ड डिस्क होते हैं, सभी में एनहेंसमेंट करना होता है और कंपैटिबिलिटी सभी में बढ़ानी पड़ती है। दिस हेल्प्स इन साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग फॉर प्रोग्राम्स। तो ये क्या करता है, कई सारे प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराने में हमारी मदद करता है ना? The key objective of using a multiprocessor is to boost the system execution speed. जो की ऑब्जेक्टिव है वो क्या है
कि वो ये है कि ऑब्जेक्टिव कि हम लोगों को जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो यूज़ किया हुआ है, उस मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जो है द की ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग अ मल्टी प्रोसेसर इज टू बूस्ट द सिस्टम्स एग्जीक्यूशन स्पीड। तो ये जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है वो जो है यूज़ किया जा रहा है। दिस की ऑब्जेक्टिव इज यूजिंग मल्टी प्रोसेसर इज टू बूस्ट द सिस्टम्स एग्जीक्यूशन स्पीड। सिस्टम के एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाने में ये हमारी मदद करता है। with other objectives being fault tolerance and application matching। with other objectives का मतलब ये है कि with other objectives being fault tolerance and application matching, जितने भी fault tolerance है उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। उसके साथ जो compatible, देखिए एप्लीकेशन मैचिंग, एप्लीकेशन मतलब जो compatibility है वो बढ़ानी पड़ेगी। कंपैटिबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास दिया गया है, कंपैटिबल चीज़ें जो दी गई है उसके अनुसार ही हम लोग, जैसे मान लिया कि अगर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास उसके कंपैटिबल रैम होना चाहिए, उसके कंपैटिबल हमारे पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि हम लोग आगे इस पर काम कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि द की ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग अ मल्टी प्रोसेसर इज टू बूस्ट द सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पीड विथ ईच ऑब्जेक्टिव्स बीइंग फॉल्ट टॉलरेंस एंड एप्लीकेशन मैचिंग। बेनिफिट्स क्या है? सो देखिएगा, परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाता है, मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। फिर उसके बाद कई सारे यूजर भी एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, मतलब अगर मान लिया उस कंप्यूटर को चाहें तो एज अ सर्वर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग होता है, कई सारे एप्लीकेशन एक बार में रन होते हैं। थ्रूपुट बढ़ जाता है, मतलब कि जो आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम है वो बढ़ जाता है। थ्रूपुट मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, थ्रूपुट क्या होता है। हार्डवेयर शेयरिंग, अब जो हार्डवेयर है सीपीयू के ऊपर जो शेयर करते हैं वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आप लोग जो है होपफुली मल्टी प्रोसेसर समझ गए होंगे। तो इसमें जो है मल्टी प्रोसेसर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोगों में से सब लोगों को पता होगा थ्रूपुट। कौन एक्सप्लेन कर रहा है थ्रूपुट, बताइए। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाट? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या? एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, क्योंकि कितना एग्जीक्यूशन हो रहा है वो उससे इससे ये पता चलता है। तो ये जो मल्टी प्रोसेसर का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में जाते हैं तो देखिएगा कि डिफरेंट वेज हैं ऑफ यूजिंग मल्टी प्रोसेसर। क्या मल्टी प्रोसेसर को किस तरीके से यूज किया जाता है? तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन पूछा जाता है। SISD क्या होता है, SIMD क्या होता है, MIMD क्या होता है, MISD क्या होता है? अब नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये क्या है। ध्यान देकर के समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। जो SISD है वो है आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ठीक है, क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मतलब एक बार जो सिंगल इंस्ट्रक्शन गया वो एक सिंगल डेटा को ओरिजिनेट करता है, सिंगल डेटा को ट्रांसफर करता है, भेजने में सक्षम होता है। इनसाइड अ सिंगल सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग, ये एक सिंगल सिस्टम के अंदर ही हो सकता है। इनसाइड अ सिंगल सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग, हम लोग अब उसी सिंगल सिस्टम में मल्टीपल अगर यूजर्स करना चाहते हैं तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? MIMD का प्रयोग करना पड़ेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा के लिए। यहाँ पर क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल ही डेटा देगा, लेकिन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा देंगे। इसी का जस्ट अपोजिट है। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसके लिए देखिए क्या किया गया है। इनसाइड अ सिंगल सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल
individual series of instruction in multiple perspectives such as multiple instruction and multiple data, कई सारे डेटा को एक साथ। उसके बाद उसी में एक और भी चीज़ है कि एक सिंगल डेटा जो है, कई बार क्या होता है कि जो सिंगल आपका इंस्ट्रक्शन है वो मल्टीपल डेटा को ओरिजिनेट करता है। A single series of instruction in various perspectives, such as single instruction multiple data, single instruction multiple data को which is usually used for vector processing. Single instruction multiple data, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन कई सारे डेटा को भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, और कई सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मिलकर के केवल एक सिंगल डेटा का भी ओरिजिनेशन कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको दर्शाई गई है। तो यहाँ पर ये चारों चीज आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, SISD, MIMD, SIMD और MISD। हाँ सर SIMD में सर इसका एग्जांपल सर ड्यू मल्टीप्लेक्सर हो सकता है सर। SIMD में सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है, तो इसमें आपका मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर ड्यू मल्टीप्लेक्सर ना सर। हाँ डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और मल्टीप्लेक्सर में आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनपुट और सिंगल डेटा, ये जो है ना वो आपका मल्टीप्लेक्सर में हो जाएगा, है ना। तो कई सारे चीज जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं, और हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, तो हमारा जो काम है वो उस तरीके से शो होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मल्टीपल डेटा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा हो रहा है तो वो कैसे हो पा रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देना होगा, तभी मल्टीपल डेटा होगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप SIMD की चीजें MIMD में लिख दें, MIMD की चीजें SISD में, जो जनरली लोग कंफ्यूजन के कारण कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज पाइपलाइनिंग। अब पाइपलाइनिंग समझिएगा कि पाइपलाइनिंग क्या होता है। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसको समझिएगा कि पाइपलाइनिंग क्या होता है। पाइपलाइनिंग इज बेसिकली अ टेक्निक। होता क्या है कि कई सारे कंप्यूटर्स जब एक साथ हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंप्यूटर में कई सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ जब एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए अगर एक एक इंस्ट्रक्शन एक एक बार में एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन द सेंस कि कई सारे इंस्ट्रक्शन को हम एक बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है हमें कि कौन से इंस्ट्रक्शन किस समय क्या रिजल्ट देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम एडिशन करेंगे तभी हमारा एवरेज निकलेगा, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, एवरेज का जो इंस्ट्रक्शन है वो एडिशन पे डिपेंडेंट हो गया। तो क्या होगा वैसे केसेस में कि हम लोग एक तरफ से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस जिस समय देते हैं तो जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का आउटपुट जो है वो अगर वो दूसरे का इंस्ट्रक्शन का इनपुट बन जाता है। समझिएगा ध्यान से, पहला एक अगर हमने इंस्ट्रक्शन दिया और उसको प्रोसेसर में पास कराया, प्रोसेसर को दिया गया तो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर जब एग्जीक्यूशन उसका हो जाएगा तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन के जरिए इंस्ट्रक्शन का इनपुट हो जाएगा, जो कि फिर से प्रोसेसर में जाएगा, और वो फिर उसका जो आउटपुट निकलेगा वो तीसरे इंस्ट्रक्शन के लिए इनपुट बन जाएगा। तो उसी तरीके से इट विल गो ऑन, और फाइनली जो है जो हमारा आंसर मिलेगा वो इस बेसिस पे मिलेगा
कि हम लोग जो है ये हम लोग जो है उसमें ये करेंगे कि ये थोड़ा सा जो है हम लोग उसमें ये देखेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो कई बार जो इंस्ट्रक्शन है वो एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन का इनपुट बन जाता है। हमेशा याद रखिएगा, पहला इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट होगा वो दूसरे इंस्ट्रक्शन का इनपुट होगा, दूसरे इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट होगा वो तीसरे इंस्ट्रक्शन का इनपुट होगा, जो तीसरे इंस्ट्रक्शन का आउटपुट होगा वो चौथे का इनपुट होगा। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस जो है, एग्जीक्यूशंस कई बार आगे बढ़ जाता है। अब एग्जीक्यूशन जो है वो डिपेंड हो जाता है पहले के जो एग्जीक्यूशन है उस पर। पाइपलाइनिंग देखिए आप पढ़िएगा, पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोसेसर थ्रू अ पाइपलाइन। तो ये कैसे किया जाता है? पाइपलाइन की मदद से किया जाता है। इट अलाउज द स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, इंस्ट्रक्शंस को अलाउ कर देता है, वो प्रोसेसिंग में काम आता है। तो इस तरीके से हम लोग उस पर काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप। क्या होता है? पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप। कई सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिखाए जाते हैं और कई बार जो है जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दूसरे के लिए, मतलब जो आपका इंस्ट्रक्शंस है वो ओवरलैप होता है। क्यों? क्योंकि उस पर डिपेंडेंट होता है ना। वो जब डिपेंड हो जाएगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन आपके इंस्ट्रक्शन पे जब डिपेंड होगा तो उसके लिए जो है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें कि जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट स्टेजेस में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेट करेगा पहले इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने का। जब तक वेट नहीं करेगा तब तक उसका आंसर नहीं आएगा, और आंसर आएगा तभी वो दूसरा एग्जीक्यूशन कर सकता है। मतलब आउटपुट पे डिपेंडेंट है ना। Pipelining is a technique where multiple instructions are overlapped during execution. Pipeline is divided into stages. Pipeline क्या है? Pipeline is divided into stages. ये हमेशा ध्यान में रखना है। Pipeline is divided into stages and these stages are connected with one another. These stages are connected with one another to form a pipe-like structure. These stages are connected with one another to form a pipe-like structure. Instructions enter from one end. Instructions एक तरफ से डाला जाता है and exit from the other end. Instruction एक तरफ से डाला जाता है और दूसरी तरफ से जो है वो दूसरी तरफ से उसका आउटपुट जो है निकाल लिया जाता है और फिर वो इनपुट में भेज दिया जाता है। पाइपलाइनिंग इंक्रीजेस द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। पाइपलाइनिंग क्या करता है? जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस टाइप के इंस्ट्रक्शन, वो सारे इंस्ट्रक्शंस का थ्रूपुट बढ़ा देता है। इन पाइपलाइन सिस्टम each segment consists of an input register followed by a combinational circuit. यह क्या करता है? इन पाइपलाइन सिस्टम each segment consists of an input register followed by a combinational circuit. है ना? The register is used to hold data. The register is used to hold data and combinational circuit performs operations on it. और जो जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन। द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अप्लाइड टू द इनपुट रजिस्टर। द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसका जो इनपुट है, द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अप्लाइड टू द इनपुट रजिस्टर ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट is applied to the input register of the next segment.
जो भी नेक्स्ट सेगमेंट आने वाला है उसका इनपुट जो है पहले का आउटपुट होता है। अब वो कैसे होता है, पिक्चर में आपको पूरा बढ़िया से दिख रहा होगा। ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन गया, ये प्रोसेसिंग में गया रजिस्टर के, ये आपका S1 का जो है ये आउटपुट निकला और R1 का इनपुट बन गया, R1 में स्टोर हुआ, फिर वो उसका जो आउटपुट है वो जो है S2 का इनपुट बन गया, फिर वो R2 में चला गया, R2 में स्टोर हो गया, R2 का जो आउटपुट है वो S3 में गया। मतलब देखिएगा कि यहाँ पे स्टोर भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है। Pipeline system is like the modern day assembly line set up in the factories. For example, in a car manufacturing industry, huge assembly lines are set up. जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कार इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे असेंबली चीज़ें बनी हुई है, मतलब एक ही तरह के कई सारी चीज़ें बन जाते हैं। अब किसी का काम है कि भाई पहले जो है कार में बॉडी तैयार हो गया तो बॉडी के अंदर पहले इंजन लगेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर जितने भी कवरिंग होंगे वो लगेंगे, सीट लगेंगे, फिर सीट के बाद नीचे में व्हील लगेगा। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है MIMD। MIMD computers are consisting of n processing units, each with its own stream of instruction, and each processing unit operates on different piece of data. MIMD is the most powerful computer system that covers the range of multiprocessor system. MIMD क्या करता है? That is the most powerful computer system that covers the range of multiprocessor system. The block diagram of MIMD is shown over here. ये आपका MIMD का ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप लोग देखिए। यहाँ पे कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल N तक है, इंस्ट्रक्शन जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका जो है प्रोसेसिंग इस कंट्रोल 2 का प्रोसेसिंग हो रहा है, कंट्रोल 3 का प्रोसेसिंग हो रहा है, उसी तरीके से कंट्रोल N की प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोसेसर यूज किए जाएंगे वो प्रोसेसर N तक यूज किए जाएंगे, और ये मेमोरी है जिसमें कि ये स्टोर किया जा रहा है, यही मेमोरी से आपका डेटा लिया जा रहा है। तो ये आपका MIMD है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा का। ये देखिए सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा है, यहाँ पे प्रोसेसर 1 2 3 है, यहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही है 1 2 3, एक ही मेमोरी है और इसी से एक सिंगल यहाँ पर से इंस्ट्रक्शन जा रहा है कंट्रोल मेमोरी से। जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तभी दूसरा काम में आता है। तो ये आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है। इसमें मैंने आप लोगों को दर्शा दिया है कि आप लोगों का जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों का इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है कि आपका SIMD कैसे प्रयोग में आता है। तो SIMD में जो है आपका SIMD और MIMD ये दोनों इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है। तो ये दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। MIMD में computers are consisting of n processing units, each with its own stream of instruction, and each processing unit operates operates on different piece of data. हर अलग अलग piece of data पर काम करते हैं। MIMD is the most powerful computer, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सिंगल इसमें देखिएगा कि जो डेटा है SIMD में, these are consisting of n processing units receiving a single stream of instruction from central control unit. एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एक बार में आता है, and each processing unit operates on a different piece of data. Most SIMD computers operate synchronously using a single global dot. तो उसका ये डायग्राम। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। पूरा जो आपका चैप्टर 4 है वो पूरा ख़त्म हो गया है। कई सारे और आगे के चैप्टर्स की भी कई चीज़ें मैंने इसी में बता दिया है, जिसमें कि रजिस्टर से रिलेटेड है, आपका जो आपका इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने हैं, जो कि मैंने बताया हुआ है आपको। मैं आपको उसको भी एक बार शेयर कर देता हूँ कि मैंने और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हुई है। लेट मी शेयर यू द सिलेबस, ठीक है।
मैं सिलेबस आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई है और कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो मैं सिलेबस आपको शो करने जा रहा हूँ वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ये लीजिए मैंने शेयर कर दिया है, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए आपका जो चैप्टर 4 था इसमें एड्रेसिंग मोड्स हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हो गए, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज रजिस्टर्स करा दिया मैंने, स्टैक हैंडलिंग एंड इंटरप्ट्स, सब रूटीन्स क्या होते हैं, पाइपलाइनिंग अभी बता दिया मैंने, हैजार्ड्स मूवमेंट एंड टू मूव हैजार्ड्स, वो आपका जो है जो सीपीयू का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आपका ये है मेथड्स किस तरीके से आप मूव रिमूव कर सकते हैं पाइपलाइनिंग में, कौन कौन सी चीजें आप लोग डलेंगे, जैसे कि SISD SIMD ये सब जो है ये आपका तरीका हुआ किस तरीके से आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं सीपीयू को। लेकिन उसमें पाइपलाइनिंग में डिफरेंट हैजार्ड्स भी है, हैजार्ड्स का मतलब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो डिसएडवांटेजेस भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे, ये चीजें अभी बाकी है। और बाकी सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जो चैप्टर इतना 1 to 4 चैप्टर्स तो मैं खत्म कर ही चुका हूँ और चैप्टर 9 भी मैं खत्म कर चुका हूँ जो मेमोरी से रिलेटेड था। ये देखिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बेसिक सेल ऑफ जो यूनिट 9 है, बेसिक सेल ऑफ स्टैटिक डायनेमिक रैम, एसोसिएटिव मेमोरी, कैचे मेमोरी, ये सब बताया हुआ है मैंने आपको। और उधर जो चैप्टर 5 है इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज के कुछ चीजें मैंने बताई है, आगे और भी बताना है। सब रूटीन्स इन असेंबली लैंग्वेज ये भी आपका चैप्टर 5 में ही है जो कि खत्म हो चुका है, फिर भी मैं असेंबली लेवल लैंग्वेज जब पढ़ाऊंगा तो उसको भी बताऊंगा। इंटरप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, इंटरप्ट फिर भी मैं इसको एक बार और थोड़ा सा बताऊंगा। तो करीबन चैप्टर 5 में से भी कुछ चीजें हम लोगों ने कर लिया है। तो syllabus is a lot, only 3 units are left, 6, 7 and 8 mainly। तो अगर 9 यूनिट्स में से 3 यूनिट बच रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए, बहुत कुछ है पढ़ना, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। हम लोग जो है 3 से 4 यूनिट समझिए बाकी है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50-60% सिलेबस इज ऑलरेडी ओवर। आप लोगों का कितना खत्म हुआ आई डोंट नो, मैं यहाँ खत्म करता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सर लोग ध्यान में देखिएगा कि क्या क्या कर चुके हैं। हाँ बोलिए। सर यूनिट 3 में सर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन में सर क्या क्या मतलब उसमें सर मेन टॉपिक सर एक बार बताइए। देखिए इसमें यूनिट 3 में जो आपका सिंपल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, इसमें आपका क्या था, इंस्ट्रक्शन किस इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता क्या है, बस ये जानना था। ठीक है सर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन में सर क्या लिखा है? मैंने आपको बताया था माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक इंस्ट्रक्शन को कई सारे डिफरेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में बांट दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने दिया था कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया a इज इक्वल टू C+b, ये एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन a का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू 2 वो किसी न किसी एड्रेस से निकालेगा जो कि a की वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर रहेगी, तो वो एक अलग आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया कि a की वैल्यू 2 है, उसको किसी लोकेशन से लेना है, b की वैल्यू 3 है जिसको किसी और लोकेशन से लेना है, या फिर c इज इक्वल टू a+b हमने किया है तो b की वैल्यू जो है वो किसी और इंस्ट्रक्शन से लेना, और फिर दोनों को ऐड करना है, ये एक अलग माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, फिर दोनों को एडिशन करके और फिर c में डालना है, ये एक अलग माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन में कई सारे डिफरेंट छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जुड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। उसको आप एग्जांपल भी इसी तरीके से देंगे, स्टेप बाय स्टेप करके बता के, ठीक है। यस सर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेसिंग यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेसर यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब देखिए ये जो प्रोसेसर का जो है
वो है कि किस तरीके से प्रोसेसर बनता है। तो प्रोसेसर के लिए हम लोग, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट चिप के जरिए बनते हैं। तो वो जो चिप है, वो चिप किस तरीके से तैयार होता है वो मैंने आपको बताया था कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि डायोड होते हैं, डायोड और वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होते थे। जबकि सेकेंड ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ कि क्या यूज होने लगे सेकेंड ऑफ जनरेशन में, रिया? सेकेंड ट्रांजिस्टर। हाँ, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? डिफरेंट आपके जितने भी ये वैक्यूम ट्यूब्स और ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स और जो डायोड्स वगैरह हैं उसको मिला करके ट्रांजिस्टर बनता है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। यस, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बनता है। और कई सारे आईसी को मिला देने पर हम लोगों का SILC, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI बनता है ना। तो उसी तरीके से जो है ये प्रोसेसर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक जो है हम लोगों को जो है, जो प्रोसेसर को किस तरीके से एनहांस हुआ एक प्रोसेसर, जो एक प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो डिपेंड करता है डिफरेंट रजिस्टर्स के ऊपर। और उस प्रोसेसर के पीछे जो है डिफरेंट रजिस्टर्स लगे होते हैं, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है कि 3 रजिस्टर्स मुख्यतः उसके पीछे लगते हैं। कौन कौन से होते हैं रजिस्टर्स? प्रोसेसर के साथ कौन कौन से रजिस्टर को लगाया जाता है? सर प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, PCEARIC, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर। तो इन सब को मिला करके ही जो है आपका प्रोसेसर बनता है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। और ये प्रोसेसर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो मैं आपको आगे भी एक और जो स्टोर नहीं, मैंने बताया हुआ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बताया हुआ है मैंने, उसमें भी वो प्रोसेसिंग चीज को देखने के लिए मिला है हमें। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट देखिए यूनिट 1 में ही बताया है, ठीक है, वो सब चीज भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो वो प्रोसेसिंग चीज को आप लोग देख लीजिए। काफी सारी चीजें हैं, शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपके पास नहीं है वीडियोस तो आप जा सकते हैं उसमें CSV सॉफ्टवेयर जो है, VCS सॉफ्टवेयर, उसमें आप देख सकते हैं। कई बार तो मैंने आपके क्लास में भी जो गूगल का क्लास है उसमें भी मैंने इंक्लूड कर दिया है ना। वो वीडियो सारे इन दोनों जगह पे मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आपके पास PPT भेज दिया गया है, नहीं है तो फिर भी मुझे बताइएगा, मैं वो सब सारे वीडियोस फिर से आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लग करके अब इसका काम करते जाइए और इसको पढ़ते जाइए, ठीक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।